आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल हिस्ट्री बाई महेश मीना में। आज हम कक्षा 11th की पाठ्य पुस्तक आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत भाग प्रथम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों का वीडियो लेकर आए हैं और ये वीडियो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका प्रथम क्वेश्चन है, धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका आंसर होगा दादाभाई नौरोजी। तो दादाभाई नौरोजी के द्वारा ही धन निष्कासन का सिद्धांत दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भू राजस्व व्यवस्था में भूमि का मालिक जमींदार को माना गया? तो इसका आंसर है स्थायी बंदोबस्त। तो स्थायी बंदोबस्त में जमींदार को ही भूमि का मालिक माना गया। और स्थायी बंदोबस्त जो व्यवस्था थी ये कब लागू हुई थी? तो ये व्यवस्था 1793 में लागू हुई। और ये किस गवर्नर जनरल ने लागू की थी? तो ये कॉर्नवालिस के द्वारा। तो भारत के जो गवर्नर थे कॉर्नवालिस के द्वारा ये व्यवस्था लागू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई? तो रैयतवाड़ी जो भू राजस्व व्यवस्था है वो किसके द्वारा लागू की गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है रीड व मुनरो के द्वारा। तो ये व्यवस्था रीड व मुनरो के द्वारा। तो रे से रैयत होता है और रे से रीड भी होता है। रैयत का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है किसान। रैयत का अर्थ क्या होता है? किसान। और इस व्यवस्था में किसानों को ही जो भू राजस्व व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट, प्रॉपर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया जो पुस्तक है ये पुस्तक दादाभाई नौरोजी की पुस्तक है। और इसी पुस्तक में दादाभाई नौरोजी ने सर्वप्रथम धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। तो धन निष्कासन का सिद्धांत दादाभाई नौरोजी ने किस पुस्तक में दिया है? प्रॉपर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। नेक्स्ट है, धन निष्कासन से आप क्या समझते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धन निष्कासन से आप क्या समझते हैं? तो इसके बारे में देखते हैं। धन निष्कासन सन 1757 में प्लासी के युद्ध के पश्चात भारत से धन निष्कासन की शुरुआत हुई। धन निष्कासन से तात्पर्य ऐसे धन से है जो भारत से इंग्लैंड वेतन, भत्तों, पेंशन, कर्जों पर ब्याज, भारत में लगी ब्रिटिश पूंजी की कमाई के रूप में इंग्लैंड भेजा जाता था। तो कहाँ भेजा जाता था? ये इंग्लैंड, क्योंकि भारत में उस समय अंग्रेजों का शासन था। तो इंग्लैंड भेजा जा रहा था और इसके बदले में जो भारत को कोई आर्थिक या व्यापारिक प्रतिफल प्राप्त नहीं हो रहा था। तो इसीलिए जो भारत के जो राष्ट्रीय नेताओं ने इसे धन निकासी कहा। तो धन की निकासी बताएं इसको, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें सर्वप्रथम जो दादाभाई नौरोजी ने ही अपनी पुस्तक प्रॉपर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया, इसकी बुक को याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। प्रॉपर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया किसकी पुस्तक है? दादाभाई नौरोजी की। और इसी पुस्तक में उन्होंने धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। दादाभाई नौरोजी ने बताया कि जो भारत में गरीबी का जो मुख्य कारण है, भारत में जो गरीबी का मुख्य कारण है वो धन निष्कासन ही है। तो जो इंग्लैंड में भेज दिया जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का धन कहाँ भेजा जा रहा था? इंग्लैंड। और इसी वजह से भारत में गरीबी का मुख्य कारण था। दादाभाई नौरोजी ने ही भारतीय राष्ट्रीय आय का सर्वोत्तम आंकलन किया था। तो ये भी मोस्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आय का आंकलन सर्वोत्तम किसने किया है? तो दादाभाई नौरोजी ने। और उसने भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी निर्धारित की थी? तो 20 रुपये। तो 1867-68 में भारत की प्रति व्यक्ति आय मात्र 20 रुपये थी। नेक्स्ट है, नौरोजी के द्वारा जो धन निष्कासन की निम्नलिखित पद्धतियाँ जो बताई गई थी उनमें, यानी जो धन निष्कासन हो रहा था उसके लिए कौन सी पद्धतियाँ थी जिसे अंग्रेज जो भारत का धन था वो इंग्लैंड भेज रहे थे? तो इनमें एक तो गृह व्यय रहता है। तो गृह व्यय यानी गृह व्यय में उन व्यय को शामिल किया जाता था जो भारत सचिव उससे संबंध व्यय होते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के भागीदारों का लाभांश, विदेशों के लिए दिए जाने वाले सार्वजनिक ऋण, सैनिक व्यय, इंग्लैंड के भंडार की खरीद सम्मिलित थे। तो ये सभी इन्हीं के रूप में जो भारत का धन इंग्लैंड भेज रहे थे गृह व्यय के रूप में। नेक्स्ट, जो धन निकासी के लिए जिम्मेदार वो है विदेशी पूंजी निवेश पर दिया जाने वाला ब्याज। तो विदेशी पूंजी निवेश पर जो दिया जाने वाला ब्याज है ये भी जो मुख्य रूप से भारतीय जो राष्ट्रीय आय से यह है दूसरा महत्वपूर्ण धन निकास का था। इसके तहत जो व्यक्तिगत विदेशी पूंजी निवेश पर ब्याज और लाभ लिया जाता था। और सन 1900 के बाद भारत में ब्रिटिश लोगों ने निजी क्षेत्र में बहुत पूंजी का भी निवेश किया और ब्याज तथा लाभ प्राप्त हुआ। तो यह धन निकासी का दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत माना गया। तो धन निकासी का दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत क्या था? विदेशी पूंजी निवेश पर दिया जाने वाला ब्याज। नेक्स्ट, तीसरा पॉइंट, विदेशी बैंक, बीमा और नौवहन कंपनियां, यानी जो विदेशी बैंक है, बीमा है, नौवहन कंपनियां, ये भारत से करोड़ों रुपए का लाभ कमाया इन्होंने। और इन कंपनियों ने भारतीय देशी कंपनियों को भी देश में नहीं पनपने दिया। तो इन्होंने अपने लाभ को भारत में निवेश न करके अपने इंग्लैंड में उन्होंने निवेश किया। तो यह धन निकासी का तीसरा महत्वपूर्ण स्रोत था। तो इस प्रकार ये तीनों महत्वपूर्ण स्रोत दादाभाई नौरोजी के द्वारा बताए गए।
फिर है धन निकासी का जो आर्थिक प्रभाव क्या रहा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धन निकासी का जो आर्थिक प्रभाव क्या रहा। तो देखो उसमें नौरोजी ने, जो दादा भाई नौरोजी हैं, उन्होंने धन निकासी को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी है। तो अनिष्टों के अनिष्ट की संज्ञा देने वाले दादा भाई नौरोजी हैं। इन्होंने कहा कि भारत की जो गरीबी का मुख्य कारण धन निकासी को ही बताया, और उन्होंने इस बात को भी धन निकास के कारण, ताकि देश में जो पूंजी संगठित नहीं हो रही है और जिससे देश के औद्योगिक विकास की गति बहुत ही धीमी हो गई है। भारतीय धन के जो ब्रिटेन में जाने से इंग्लैंड में औद्योगिक विकास के साधन और गति बढ़ गई। जो भारत का धन इंग्लैंड भेजा जा रहा था, तो इससे वहाँ पर औद्योगिक विकास के साधन और गति बढ़ गई। इसका दूसरा घिनौना पक्ष ये भी है कि यहाँ ये धन पुनः भारत में पूंजी के रूप में निवेश कर दिया जाता था, और इस प्रकार भारत का शोषण निरंतर बढ़ता जा रहा था। नौरोजी ने एक बार कहा था कि भारत का धन बाहर जाता है कि फिर वही धन भारत में ऋण के रूप में वापस आ जाता। तो ये भारत का धन पहले इंग्लैंड भेजा जाता था, और इंग्लैंड में फिर वो भारत के लिए ऋण के रूप में वापस आ जाता था। तो यहाँ से ब्याज के रूप में फिर भारत से वसूल किया जाता था। तो इस ऋण के लिए अधिक और ब्याज देना पड़ता था। तो इस प्रकार से ऋण एक जो चक्र बन चुका था, दुष्चक्र, और इसी दुष्चक्र में भारत की गरीबी का कारण बना। तो ये धन निकासी से जो मुख्य प्रभाव हुआ, जिससे बेरोजगारी, गरीबी, इनका विकास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो सेकंड क्वेश्चन है वो है, भू राजस्व व्यवस्था का भारतीय कृषि व्यवस्था पर क्या असर पड़ा। तो भू राजस्व व्यवस्था से जो भारतीय कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा, तो ये इसमें है इम्पोर्टेंट। तो देखो इसमें भू राजस्व व्यवस्था से जो भारतीय कृषि पर क्या दुष्परिणाम सामने आए। सबसे पहले तो कृषि का व्यवसायीकरण हुआ। तो वेरी इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट, कृषि का व्यवसायीकरण, यानी 1900 में भारतीय कृषि पर एक और परिवर्तन हुआ, और वह था कृषि का व्यवसायीकरण। तो इस प्रकार कृषि एक जीवन यापन का माध्यम थी पहले तो, अब वह न कि एक व्यापारिक उद्देश्य, लेकिन अब कृषि एक व्यापारिक प्रभाव में आने लगी थी। तो अंग्रेजों के आने बाद भारत में जो कृषि को कई व्यवस्थाएं लागू की गई और कृषि को एक व्यवसायीकरण बना दिया गया। इस प्रकार पहले अनाज का ज़्यादा उत्पादन होता था, अब अनाज की जगह चाय, रबड़, कपास, पटसन, मूंगफली, गन्ना, तंबाकू आदि व्यापारिक फसलों का उत्पादन होने लगा, और इससे अनाज में कमी आ जाती है। तो इस प्रकार ये एक प्रकार से कृषि को व्यवसाय बनाया गया। नेक्स्ट, निर्धनता में वृद्धि। तो नेक्स्ट पॉइंट है भाई, इसमें जो निर्धनता में वृद्धि हुई, गरीबी में, क्योंकि भूमि लगान में जो लगातार वृद्धि और फसल की कीमत नहीं मिलने से भारतीय किसानों की आर्थिक स्थिति ब्रिटिश काल में, जो अंग्रेजों का शासन काल था ब्रिटिश काल, वहाँ पर खराब होती चली गई। साथ ही ब्रिटिश काल में अकाल, बाढ़, भूकंप तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों की स्थिति और भी बदतर होती चली गई। तो निर्धनता में वृद्धि हुई थी उस समय। नेक्स्ट है ग्रामीण ऋण व बोझ में वृद्धि। तो अधिकांश जो किसान होते थे वो लगान के कारण महाजन यानी साहूकारों से ऋण लेते थे, और इसी वजह से ऋण के जाल में फंसते चले जाते थे। ब्रिटिश काल में भारतीय कृषकों के लिए साहूकारों का ऋण बहुत बड़ी समस्या बना हुआ था, और मैकलेगन ने इस कर्ज को लगभग 300 करोड़ रुपए अनुमानित किया था। तो एक जो अंग्रेज हैं मैकलेगन, तो इसके द्वारा इस कर्ज को 300 करोड़ रुपए बताया था कि भारतीयों ने इन साहूकारों से लगभग 300 करोड़ रुपए कर्ज ले रखा। तो ये ग्रामीण ऋण बोझ में वृद्धि। तो इस प्रकार इसी व्यवस्था में जो भूमि होती थी, यानी तीनों भू राजस्व व्यवस्था, जो स्थायी बंदोबस्त है, रेतवाड़ी है, मालवाड़ी है, तो इन तीनों व्यवस्थाओं में जो किसान को वास्तविक रूप से भूमि का मालिक नहीं माना गया। तो किसान को भूमि का मालिक नहीं माना गया। रेतवाड़ी व्यवस्था यदि भी उसमें भूमि का मालिक माना गया था, लेकिन जो भू लगान अत्यधिक होने के कारण उसकी भूमि गैर कृषकों के पास में स्थानांतरित होने लगी। तो इस प्रकार ये यहाँ पर जो भू राजस्व व्यवस्था में उसमें किसान को भूमि का मालिक नहीं माना जाता था। लगान की अनिवार्यता ने भारतीय कृषकों का, जो भारतीय किसान थे, वो लगान की अनिवार्यता से भारतीय कृषकों को निर्धनता और कर्ज के जाल में फंसा दिया। भाई अंग्रेज जो भारतीयों से लगान वसूल करते थे, और लगान नहीं चुकाने की वजह से वो निर्धनता यानी गरीबी व कर्ज के रूप में फंस गए। तो इस ब्रिटिश काल सरकार की शोषणकारी नीतियों के परिणामस्वरूप अकाल का प्रकोप बढ़ता गया। यानी उस समय जो ब्रिटिश काल के द्वारा जो शोषण की नीति अपनाई जा रही थी, और एक तरफ अकाल का प्रकोप बढ़ता जा रहा था। तो इसी वजह से 1765 से 1885 तक भारत में कुल 12 अकाल पड़े। तो इस प्रकार भारत की जो किसानों की आर्थिक स्थिति, खाद्यान्नों की कमी, काफ़ी असर पड़ा इस पर। तो नेक्स्ट देखते हैं, अंग्रेजों के द्वारा, जो अंग्रेज थे उनके द्वारा भारत में जो भू राजस्व व्यवस्था के लिए जो पद्धतियाँ लागू की गई थी, भारत में जो भू राजस्व व्यवस्था है उनके लिए जो पद्धतियाँ लागू की गई थी, उनमें है स्थायी बंदोबस्त। तो स्थायी बंदोबस्त बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्थायी बंदोबस्त जो व्यवस्था है
उसी व्यवस्था को जमींदारी व्यवस्था भी कह सकते हो, क्योंकि यहाँ भू राजस्व व्यवस्था का काम जमींदारों को सौंपा गया था, इसलिए इसको जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं। तो देखो, इस भू राजस्व व्यवस्था को लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सी व्यवस्था लागू की थी? तो स्थायी बंदोबस्त कह दो या जमींदारी व्यवस्था। यह व्यवस्था यानी भू राजस्व व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस खंड और उत्तरी कर्नाटक में लागू की गई थी। तो ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और उत्तरी कर्नाटक में लागू थी। स्थायी बंदोबस्त जमींदार को भूमि का स्वामी स्वीकार किया गया और वह भूमि को बेच सकता था अथवा उसको दान दे सकता था। तो इस प्रकार यहाँ पर कर्ता जमींदारों को बनाया गया। और ब्रिटिश भारत में जो इस नीति के तहत यह नीति 19% भाग पर लागू थी। जमींदार का हिस्सा इसमें 11% था और कंपनी का हिस्सा इसमें 89% था। तो ये याद रखना है, जमींदारों को 11% और इस नीति में जो 89% यानी कंपनी को भू राजस्व जमा करवाना होता था। तो इस प्रकार प्रारंभिक वर्षों में यह ऊंची राजस्व की मांग के कारण 1/3 से अधिक जमींदार बेदखल हो गए थे इसमें। तो इसको स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं। सेकंड जो भू राजस्व व्यवस्था अंग्रेजों द्वारा जो लागू की गई थी उसे महालवाड़ी पद्धति भी कहते हैं। तो यह भू राजस्व व्यवस्था ब्रिटिश काल की जो भारत के जो 30% भूभाग पर लागू थी, वो 19% पर और ये 30% भाग पर लागू थी। और इसमें भू राजस्व व्यवस्था में भूमि की इकाई कृषक के खेत को नहीं मानकर गांव को माना गया। यानी जो महल होता है, यहाँ पर महल लिखा नहीं, महल भी होता है इसमें, महल। तो ये महल का अर्थ होता है गांव। तो इसमें गांव यानी महल को माना गया। तो वहाँ जमींदार था और यहाँ पर महल को माना गया। तो इस व्यवस्था में भूमि सामूहिक रूप से समस्त गाँव की ग्राम सभा की होती थी। तो जो भूमि होती थी वो सामूहिक रूप से पूरी गांव सभा की होती थी और यहाँ पर भागीदारी पूरा समूह जो भू राजस्व वसूल करता था वो पूरा गांव करता था और ये ईस्ट इंडिया कंपनी को जमा करवा देते। तो ये व्यवस्था अवध जो यूपी में मध्य प्रांत, पंजाब के कुछ क्षेत्रों में लागू हुई थी। तो याद रखना, अवध, मध्य प्रांत और पंजाब में ये व्यवस्था लागू हुई। तीसरी जो व्यवस्था थी वो थी रैयतवाड़ी। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी? तो रैयतवाड़ी जो भू राजस्व व्यवस्था थी, इसमें रैयत का अर्थ होता है किसान और इसमें जो भू राजस्व वसूली का काम किसान को सौंपा गया। रैयत किसान को भूमि का स्वामी स्वीकार किया गया। तो किस व्यवस्था में किसान को भूमि का स्वामी स्वीकार किया गया? तो वो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी और ये ब्रिटिश भारत के 51% भूभाग पर थी, जब 19% पर स्थायी बंदोबस्त थी और आपकी जो 30% भाग पर महलवाड़ी थी और ये 51% भूभाग पर थी। जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है, इस व्यवस्था को लागू किसके द्वारा किया गया? तो ये भी मोस्ट है, ये मद्रास रेजिडेंसी के जो 12 महल जिले के सन 1792 में कैप्टन रीड के द्वारा व टॉमस मुनरो के द्वारा इसे लागू किया गया। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंग्रेजों के द्वारा जो प्रमुख भू राजस्व व्यवस्था में क्या किया गया था। तो प्रथम लेसन के जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट अन्य क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो इस लेसन से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में, जमशेदजी टाटा ने लोहा व इस्पात उद्योग का शुभारंभ कब किया? तो ये 1907 में किया था। तो जमशेदजी टाटा या टाटा जो लोहा इस्पात उद्योग है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आपको बताना 1907 में। ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ, जो ब्रिटेन की महारानी थी जिसका नाम था एलिजाबेथ प्रथम, जिसको याद रखना, एलिजाबेथ प्रथम ने अंग्रेज व्यापारियों कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको भारत में व्यापार करने की अनुमति या अधिकार पत्र कब प्रदान किया था? तो 1600 ईस्वी में। तो ये याद रखना है, यानी अंग्रेजों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी को महारानी ने कब व्यापार करने का अधिकार पत्र दिया था? 1600 में। या ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1600 में हुई थी और 1600 में ये भारत में व्यापार करने के लिए आई। प्लासी का युद्ध ये 1757 में जो हुआ था और इससे अंग्रेजी साम्राज्य का मार्ग प्रशस्त हुआ, क्योंकि अंग्रेज जो भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, लेकिन उन्होंने प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित करके अपना अंग्रेजी साम्राज्य प्रशस्त करने की कोशिश की और ये सफलता जिनको पूर्ण रूप से हासिल हुई वो बक्सर के युद्ध में हुई। और बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, जहाँ पर 3 प्रमुख जो मुगल सम्राट शाह आलम, बंगाल के नवाब मीर कासिम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला, इन तीनों की संयुक्त सेनाओं को यानी अंग्रेजों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनके द्वारा पराजित किया गया। तो अंग्रेजों की इस युद्ध में विजय हुई और पूर्ण रूप से भारत में अंग्रेजी साम्राज्य स्थापित हुआ बक्सर के युद्ध के बाद। सहायक संधि का जनक जिसे लॉर्ड वेलेस्ली को माना जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में हो सकता है। सहायक संधि का जनक किस गवर्नर जनरल को माना जाता है? तो वो लॉर्ड वेलेस्ली। और सहायक संधि को अपनाने वाली भारत की पहली रियासत थी हैदराबाद। तो हैदराबाद ने सबसे पहले सहायक संधि को अपनाया। नेक्स्ट है
सेकेंड लेसन के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें देखते हैं। इनमें जो सबसे पहले है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो प्रथम क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया जो एसोसिएशन है उसकी स्थापना किसने की? तो इसका आंसर होएगा दादाभाई नौरोजी। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादाभाई नौरोजी द्वारा की गई। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है, 1885 में स्थापना के पश्चात कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? यानी कांग्रेस की जो स्थापना है वो तो हुई थी 1885 में, और 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है। लेकिन कांग्रेस का जो पहला विभाजन था वो कब हुआ था? तो इसका आंसर आएगा 1907 में। तो कांग्रेस का पहला विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था। सूरत अधिवेशन, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, इसी में कांग्रेस दो भागों में बट गई थी, नरम दल व गरम दल में। नेक्स्ट है, किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य निर्धारित किया? तो किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य रखा? तो इसका आंसर होएगा लाहौर अधिवेशन 1929। और लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई, जिसमें कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन किसके प्रश्न को लेकर प्रारंभ हुआ था? तो असहयोग आंदोलन जो हुआ था वो किस प्रश्न को लेकर हुआ? तो इसका आंसर होगा रोलेट एक्ट। तो नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन, जो असहयोग आंदोलन है वो किसके प्रश्न को लेकर प्रारंभ हुआ था? तो इसका आंसर है रोलेट एक्ट को लेकर। और रोलेट एक्ट सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में बनाया गया एक कानून था जो 18 मार्च 1919 में बनाया गया। तो 18 मार्च 1919 में सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में जो कानून बना उसे रोलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, और इसीलिए भारतीयों ने इस कानून को काला कानून की संज्ञा दी। तो इसे काला कानून की संज्ञा दी, और इसी को मोतीलाल नेहरू ने बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा। तो बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कौन सा है? रोलेट एक्ट। और इसी रोलेट एक्ट के फलस्वरूप असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। फिर 1919 का जो अधिनियम था, इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। तो 1919 के अधिनियम ने प्रांतों में, यानी जो प्रांत हैं, प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना हुई थी। तो ये द्वैध शासन क्या है वो देखते हैं इसमें। तो इसका आंसर है द्वैध शासन की स्थापना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये 1919 का अधिनियम है। तो इस 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। तो किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा जाता है? तो वो 1919 का अधिनियम में एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 1919 के अधिनियम का नाम क्या है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। लेकिन 1909 का अधिनियम जो इससे पहले अधिनियम बना था उसका नाम था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम ये 1909 के कहते हैं, और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 को कहते हैं। तो 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। तो आपके लिए जो द्वैध शासन है क्या, उस क्वेश्चन को देखना है। तो 8 प्रांत थे जिन्हें विशेष गवर्नर प्रांत भी कहा जाता था, इन्हीं में द्वैध शासन स्थापना हुई। तो प्रांत जो मेन प्रांत है, प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना 1919 के अधिनियम के तहत की गई, जिसके तहत प्रांतीय सूची के विषयों को 2 भागों में बांटा गया, एक तो सुरक्षित विषय और एक था स्थानांतरित विषय। सुरक्षित विषय के विषय में जो गवर्नर के अधिकार क्षेत्र में थे, तो सुरक्षित विषय तो किसके अधिकार में थे? गवर्नर के अधिकार में, और वह इन विभागों पर अपनी कार्यकारिणी की सहायता से देखता था। जबकि स्थानांतरित जो विषय थे वो भारतीय मंत्रियों के अधिकार में थे। तो कौन से अधिकार भारतीय मंत्रियों के अधिकार में थे? स्थानांतरित, जिनकी नियुक्ति जो भारतीय सदस्यों में से ही की जाती थी। तो इस प्रकार से ये द्वैध शासन था जो 1919 के तहत प्रांतों में लागू हुआ था। लेकिन 1935 के अधिनियम के तहत प्रांतों से हटाकर इसको केंद्र में लागू किया गया। तो द्वैध शासन को केंद्र में किस अधिनियम ने लागू किया? 1935। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुक्ति दिवस से आप क्या समझते हैं? मुक्ति दिवस से आप क्या समझते हैं? तो देखो, मुक्ति दिवस को सिंपल भाषा में याद कर सकते हो कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय, जो द्वितीय विश्व युद्ध का समय चल रहा था, तो उस समय जो ब्रिटिश सरकार ने इस युद्ध में भारत को भी शामिल कर लिया। तो द्वितीय विश्व युद्ध को जब भारत को शामिल कर लिया और इसकी जानकारी जब भारतीयों को पता चली, तो कांग्रेस मंत्रिमंडल के जो भारतीय जो सदस्य थे उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो कांग्रेस के मंत्रिमंडल के सदस्यों द्वारा इस्तीफा देने पर जो मुस्लिम लीग पार्टी थी, यानी मोहम्मद अली जिन्ना, उसके द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया 1939 में। तो 1939 में जो मुक्ति दिवस मनाया गया था, यह मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था। और क्यों मनाया? कांग्रेस मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों द्वारा त्यागपत्र देने पर। नेक्स्ट है,
क्रिस मिशन के प्रमुख प्रस्ताव क्या थे? तो क्रिस मिशन के प्रमुख प्रस्ताव क्या थे? तो ये क्रिस मिशन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रिस मिशन भारत आया था 22 मार्च 1942 में। तो 22 मार्च 1942 में क्रिस मिशन भारत आया और उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल के द्वारा ये मिशन भेजा गया था, क्योंकि पूरे विश्व जो भारत को स्वतंत्र करवाने का दबाव चर्चिल पर था, तो ये क्रिस मिशन भेजा गया 22 मार्च 1942। तो इसने भारत को डोमिनियन स्टेट के रूप में स्वतंत्रता देने की बात की, यानी औपनिवेशिक राज्य के रूप में। तो गांधी जी ने इसे अस्वीकार किया और इसको पोस्ट डेट चेक कहकर लौटा दिया था। स्वदेशी आंदोलन के संबंध में बताइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वदेशी आंदोलन। तो स्वदेशी आंदोलन में यानी जब बंगाल विभाजन हुआ, तो 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ तो इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ, जिसके तहत स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने पर जोर दिया गया। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आंदोलन में जो महात्मा गांधी है उनकी भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। तो गांधी जी की जो भूमिका राष्ट्रीय आंदोलनों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्होंने काफ़ी संघर्ष किया और देश को आज़ादी दिलाई। तो गांधी जी 9 जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 9 जनवरी 1915 में। और इन्होंने आते ही जो चंपारण बिहार में है 1917 में ये भारत में प्रथम सत्याग्रह प्रारंभ किया। तो गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था? चंपारण बिहार 1917 में। और क्यों हुआ था? क्योंकि जो नील के बागान के मालिकों द्वारा किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा था, तो इसी के विरोध में गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ हुआ। इस चंपारण सत्याग्रह में सफलता मिलने पर रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहा था। तो गांधी जी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। फिर अहमदाबाद नील मजदूर आंदोलन, ये 1918 में हुआ था और यहाँ के जो मजदूर प्लेग बोनस की मांग कर रहे थे। तो यहाँ के मजदूरों के द्वारा प्लेग बोनस की मांग की जा रही थी, लेकिन मालिकों द्वारा ये बोनस बहुत ही कम मात्रा में दिया जा रहा था। इसी के चलते हुए गांधी जी ने यहाँ पर भूख हड़ताल की। तो ये गांधी जी द्वारा की गई पहली भूख हड़ताल, सर्वप्रथम भूख हड़ताल कहाँ पर की गई थी? अहमदाबाद नील मजदूर आंदोलन में। फिर खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा भी गुजरात में है और ये सत्याग्रह 1918 में हुआ था। ये गांधी जी का वास्तविक किसान सत्याग्रह है। तो गांधी जी का वास्तविक किसान सत्याग्रह कौन सा है? खेड़ा। तो इसमें गांधी जी जो विशेष भू राजस्व में जो वृद्धि हुई थी उसका विरोध किया और इसमें भी सफलता पाई। फिर नेक्स्ट है बारदोली सत्याग्रह। तो गांधी जी का बारदोली सत्याग्रह गुजरात में हुआ था 1923 में और इसी में वल्लभ भाई पटेल को वहाँ की महिलाओं के द्वारा सरदार की उपाधि मिली। तो सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को किस आंदोलन के दौरान दी गई? तो बारदोली सत्याग्रह के दौरान फिर नेक्स्ट है रॉलेट एक्ट। इसके बारे में आपने देख चुके हैं। रॉलेट एक्ट 18 मार्च 1919 में बना था और इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था और इसे भारतीयों ने काला कानून की संज्ञा दी और मोतीलाल नेहरू ने इसको बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून बताया। फिर है जलियांवाला हत्याकांड। जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था और जनरल डायर के द्वारा जो जनता पर गोलियाबारी की गई, जिसमें काफ़ी लोग मारे गए। फिर है खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था और प्रारंभ में खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। तो खिलाफत आंदोलन कब हुआ? 1919 में। और इस आंदोलन का प्रारंभ में नेतृत्व जो मुस्लिम नेता थे शौकत अली और मोहम्मद अली, तो शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा किया गया। तो दो जो प्रमुख मुस्लिम नेता शौकत अली मोहम्मद अली के द्वारा प्रारंभ में इसका नेतृत्व किया गया, बाद में गांधी जी के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। लेकिन गांधी जी ने इसी आंदोलन को बाद में असहयोग आंदोलन में शामिल कर लिया और असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुई थी। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की? 1920 में। और जब ये आंदोलन अपने चरम उत्कृष्ट पर था तब ये घटना घटित हुई थी, जिसको चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। तो चौरी चौरा जो नामक स्थान गोरखपुर यूपी में है और ये घटना जो हुई थी 5 फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन के दौरान जो उग्र भीड़ के द्वारा एक पुलिस चौकी में आग लगा दी, जिससे 22 सिपाही जलकर मारे गए। और गांधी जी को जब पता चला कि असहयोग आंदोलन ने अहिंसक रूप धारण कर लिया है तो उन्होंने 12 फरवरी 1922 को इस आंदोलन को स्थगित कर दिया। तो चौरी चौरा असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने कब स्थगित किया था? 12 फरवरी 1922 में। फिर दांडी यात्रा। दांडी यात्रा 22 मार्च 1930 में दांडी यात्रा जो प्रारंभ हुई थी। दांडी है कहाँ पर? गुजरात में दांडी। और इस यात्रा को नमक यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। जब अंग्रेजों ने नमक बनाने पर कानून लगाया तो इसका विरोध गांधी जी द्वारा किया गया और अपने 78 अनुयायियों के साथ में साबरमती आश्रम से गांधी जी ने इस यात्रा को प्रारंभ किया और ये 28 दिन की यात्रा थी।
जो 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी डांडी पहुंचते हैं और वहीं पर नमक कानून को तोड़ते हुए संघीय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया। तो नमक कानून को कब तोड़ा? 6 अप्रैल 1930 में। तो 6 अप्रैल 1930 में गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ते हुए कौन सा आंदोलन स्टार्ट किया था? संघीय अवज्ञा आंदोलन। तो नेक्स्ट इसमें है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। यानी स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, ये नारा किसने दिया था? तो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो ये बाल गंगाधर तिलक द्वारा दिया गया है। राष्ट्रीय आंदोलन में सर्वोत्तम स्वराज्य, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय आंदोलनों में जो स्वराज्य शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? तो ये बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया था। बंगाल विभाजन का फैसला, यानी 20 जुलाई 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन करने का जो फैसला लिया था 20 जुलाई 1905 में। लेकिन बंगाल विभाजन कब लागू हुआ? बंगाल विभाजन कब लागू हुआ था? तो ये 16 अक्टूबर 1905 में। और इसी दिन 16 अक्टूबर 1905 को स्वदेशी आंदोलन भी प्रारंभ हुआ। तो बंगाल के विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ था? स्वदेशी आंदोलन। और इस आंदोलन के तहत स्वदेशी वस्तुएं अपनाने और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने पर जोर दिया गया। और इस फैसले को, यानी बंगाल विभाजन का जो फैसला था उसको रद्द कब किया गया था? 1911 में। तो बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ? 1911 में। और लेकिन लागू कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 में। कांग्रेस 2 भागों में विभाजित हो गई थी इस अधिवेशन में। तो कांग्रेस जो गरम दल, जिसको उग्रवादी के नाम से जाना जाते थे, नरम दल जिन्हें उदारवादी कहा जाता था, तो ये 2 भागों में विभाजित हो गई थी कांग्रेस सूरत अधिवेशन में। तो किस अधिवेशन में? तो सूरत अधिवेशन में कांग्रेस 2 भागों में बढ़ चुकी थी 1907 में। तो सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में। और इसी अधिवेशन में 2 भागों में विभाजित थी। जो प्रमुख गरम दल के नेता कौन कौन थे? लाल पाल बाल के नाम से जाने जाते हैं। तो लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से बिपिन चंद्र पाल और घोष से अरविंद घोष। तो ये सभी प्रमुख जो कांग्रेस के गरम दल के नेता थे। फिर गदर पार्टी, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में हो सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गदर पार्टी की स्थापना कब और किसने की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा की गई। तो लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। काकोरी कांड, ये घटना 9 अगस्त 1925 में हुई थी। यूपी में काकोरी नामक जो स्टेशन पर चलती हुई ट्रेन को क्रांतिकारियों के द्वारा लूटा गया। तो चलती हुई ट्रेन को क्रांतिकारियों के द्वारा लूटा गया, जिनमें चंद्रशेखर भी थे। तो चंद्रशेखर, अशफाकुल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल आदि नेताओं ने काकोरी कांड की घटना को अंजाम दिया। नेक्स्ट है, दिल्ली में केंद्रीय असेंबली में बम किसके द्वारा फेंका गया था और ये कब फेंका गया? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली में जो केंद्रीय असेंबली है वहाँ पर जो बम फेंका था वो 8 अप्रैल 1929 में भगत सिंह और उनके साथ में थे बटुकेश्वर दत्त। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 में केंद्रीय असेंबली में बम फेंका। और लेकिन भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी और किन किन व्यक्तियों को भगत सिंह से के साथ में फांसी दी गई? तो 23 मार्च 1931 में लाहौर षड्यंत्र केस के दौरान भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, तो इन तीनों को फांसी दी गई। लेकिन इसमें कौन सा नहीं आएगा? बटुकेश्वर दत्त। तो बटुकेश्वर दत्त केंद्रीय असेंबली में बम फेंके तो साथ में था, लेकिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को ही फांसी मिली है। तो ये 23 मार्च 1931 में। नेक्स्ट है चौरी चौरा कांड। तो चौरी चौरा कांड ये गोरखपुर यूपी में है। और चौरी चौरा जो 5 फरवरी 1922 में कांड हुआ था, ऐसे आंदोलन के दौरान जो उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने में जो आग लगाने से 22 सिपाहियों की जो मृत्यु हुई थी। और इस घटना के बाद में गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 में बारडोली से इस असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। तो वेरी इंपॉर्टेंट, किस घटना के बाद में असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया था? चौरी चौरा कांड के बाद। मैं एक समाजवादी हूँ, गणतंत्रवादी हूँ, यह नारा किसके द्वारा दिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। मैं एक समाजवादी हूँ, गणतंत्रवादी हूँ, तो यह नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया है। गांधी इवनिंग समझौता कब हुआ था? ये भी मोस्ट क्वेश्चन है। तो ये 5 मार्च 1931 में दिल्ली में हुआ था, इसलिए इसको दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी कांग्रेस, गांधी जी या कांग्रेस लंदन में आयोजित कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग ली थी? तो ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। तो याद रखना, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही उपस्थित हुए। और ये गोलमेज सम्मेलन हुए थे 3। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो 1930 में हुआ था, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में। तो गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे थे। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन जो प्रमुख गांधी जी के द्वारा किया गया सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन है भारत छोड़ो आंदोलन।
तो ये आंदोलन 9 अगस्त 1942 में हुआ था और इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो गांधी जी ने किस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 में। तो इसमें नेशनल था। रेगुलेटिंग एक्ट ये कब लागू हुआ था? ये 1773 में लागू हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1773 में जो भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी गतिविधियों को नियंत्रण करने के लिए बनाया गया पहला जो कानून था रेगुलेटिंग एक्ट। और इसी कानून के तहत जो बंगाल के गवर्नर को, बंगाल का जो गवर्नर पद था उसको गवर्नर जनरल का पद बनाया गया। और बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल था वो कौन बना? वॉरेन हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो इसका आंसर है 9 दिसंबर 1946। तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 में हुई थी और इसी अधिवेशन में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था किस अधिवेशन में? 9 दिसंबर 1946 के प्रथम अधिवेशन। नेक्स्ट है, सन 1919 के भारत सरकार अधिनियम से स्थापित द्वैध शासन केंद्र की जगह प्रांतों में किस अधिनियम के तहत लागू किया गया? तो देखो 1919 का जो अधिनियम था, 1919 के अधिनियम के तहत जो द्वैध शासन है वो प्रांतों में लागू हुआ था। द्वैध शासन कहाँ लागू हुआ था? प्रांतों में लागू हुआ था। और प्रांतों से हटाकर ये केंद्र में जो लागू किया है वो किस अधिनियम ने लागू किया था? 1935 ने। सन 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार प्रांतों में मंत्रिमंडल कब स्थापित हुआ? तो इसका आंसर है 1937 में। तो 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल स्थापित हुआ जो 1939 तक रहा। तो 1939 तक रहा था। नेक्स्ट है, भारत के संविधान निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए। तो भारत के संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया को देखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भारत के संविधान निर्माण। तो इससे पहले हम रेगुलेटिंग एक्ट को देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में बनाया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के गतिविधियों को नियंत्रण करने हेतु बनाया गया पहला कानून। और इसी कानून के तहत बंगाल का गवर्नर को गवर्नर जनरल पद बनाया गया और पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग को बनाया गया था। नेक्स्ट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस अधिनियम को मार्ले मिंटो अधिनियम के नाम से जाना जाता है? तो 1909 को मार्ले मिंटो और 1919 को मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहते हैं। तो भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया को देखते हैं। देखो, संविधान का निर्माण हेतु सर्वप्रथम एक संविधान सभा का गठन किया गया। तो संविधान के निर्माण हेतु एक संविधान सभा का गठन हुआ था सबसे पहले, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो संविधान सभा थी इसका गठन कब हुआ, इसके चुनाव कब हुए? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखो 1946 में भारत में कैबिनेट मिशन आया और इसी कैबिनेट मिशन ने भारत के संविधान बनाने हेतु एक संविधान सभा का गठन करने का प्रावधान किया। तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए। तो संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? सो मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, संविधान सभा के चुनाव हुए थे जुलाई 1946 में। और इस संविधान सभा के लिए कुल 389 सदस्य, जिनमें से 296 जो ब्रिटिश प्रांतों से और देशी रियासतों से 93 सदस्यों का चुना जाना था। भारत की संविधान सभा का गठन 3 चरणों में किया गया। तो संविधान सभा का जो गठन था वो कितने चरणों में हुआ था? 3 चरणों में। और विशेष संविधान सभा के जो सदस्य जिसमें बनाए गए मेन, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन था वो कब प्रारंभ हुआ? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन है 9 दिसंबर 1946 में प्रारंभ हुआ था और इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। इसके बाद में जो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई। तो दूसरी बैठक 11 दिसंबर को, और उसमें कांग्रेस के जो नेता थे प्रमुख डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो बताओ संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये 11 दिसंबर 1946 में दूसरी बैठक में चुने गए, लेकिन अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो इस प्रकार तीसरी बैठक में जो उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया 13 दिसंबर 1946 में। तो उद्देश्य प्रस्ताव को किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को। और इसी उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी
22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया। तो ये कब पास हुआ था? 22 जनवरी 1947 में। इसके तहत संविधान सभा के लिए या संविधान का निर्माण हेतु कई समितियां बनाई गई थी। तो प्रमुख समितियां बनाई गई थी संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, मौलिक अधिकार समिति। तो ऐसी कई समितियों के तहत संविधान का गठन किया गया। और इसमें जो विशेष इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने प्रारूप समिति की नियुक्ति की। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रारूप समिति, तो प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 में। 29 अगस्त 1947 में प्रारूप समिति का गठन हुआ और इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया। इस समिति में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति के कितने सदस्य थे? 7। अम्बेडकर जो इनके अध्यक्ष थे। तो भारत के संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? तो भारत के संविधान के निर्माण में जो मुख्य रूप से समय लगा था 2 वर्ष 11 मास 17 दिन लगा और इस कार्य में लगभग 64 लाख रुपए खर्च आए। तो भारत का संविधान बनने में कितना खर्चा आया? 64 लाख रुपए खर्च का आया। और संविधान के जो प्रारूप पर भी 114 दिन तक चर्चा चली और अंतिम रूप से जो संविधान में 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियाँ थी। तो मूल संविधान जब बनकर तैयार हुआ तो 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। संविधान के कुछ अनुच्छेद तो 26 नवंबर 1949 के दिन लागू हुआ। तो ये भारत का जो संविधान है वो बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू पूछे तो ये लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। और 26 जनवरी को क्यों लागू किया? क्योंकि ये 26 जनवरी के दिन के ऐतिहासिक महत्व की वजह से, 26 जनवरी का दिन जो ऐतिहासिक महत्व की वजह से ये 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कब स्थापित किया गया? तो इसका आंसर है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर 1956 में स्थापित किया गया, जिसका नाम था अप्सरा। तो भारत के पहले परमाणु रिएक्टर का क्या नाम था? अप्सरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर किस व्यवस्था को स्थापित किया गया? तो इसका आंसर है पंचायती राज। तो पंचायती राज व्यवस्था को जो स्थापित किया गया। नेक्स्ट है, योजना आयोग की स्थापना किस सन में हुई? योजना आयोग की स्थापना किस सन में हुई? तो इसका आंसर है 1950। तो योजना आयोग को बना था 1950 में। नेक्स्ट है, विदर इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विदर इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचशील के सिद्धांतों को समझाइए। तो पंचशील के सिद्धांतों को समझाइए। तो ये पंचशील के जो सिद्धांत थे प्रमुख रूप से, उससे पहले अपन पंथ निरपेक्षता व धर्म निरपेक्षता को देखते हैं। पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्षता क्या है? देखो, सभी धर्मों के प्रति समान आदर भाव रखना ही पंथ निरपेक्षता कहलाती है। भाई सभी धर्मों के प्रति समान आदर भाव जो इसका अर्थ होता है, और उनकी जो पंथ निरपेक्षता का मूल आधार था कि मानव व्यक्तित्व एवं नैतिकता में विश्वास, लोकतंत्र में आस्था, सत्यबोध के प्रति जिज्ञासा व अंतःकरण की स्वतंत्रता। नेहरू ने पंथ निरपेक्ष भारतीय संविधान का निर्माण करवाया तथा पंथ निरपेक्ष राज्य की रचना कराई। वे पंथ निरपेक्षता को राष्ट्र की एकता का आधार मानते थे। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो पंथ निरपेक्षता के आधार पर ही जो भारतीय संविधान का निर्माण करवाया, और ये पंथ निरपेक्ष राज्य की एक रचना भी की इन्होंने, क्योंकि उनके अनुसार पंथ निरपेक्षता जो राष्ट्र की एकता का मुख्य आधार भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्सरा क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अप्सरा। तो अप्सरा भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है, जो एशिया का भी पहला परमाणु रिएक्टर था। तो एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा ही है, और ये भारत का भी पहला ही है, जो अगस्त 1956 में मुंबई में स्थापित किया गया था। फिर है परमाणु ऊर्जा आयोग। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना अगस्त 1948 में होमी जहांगीर भाभा के द्वारा की गई। तो इसका अध्यक्ष कौन था? होमी जहांगीर भाभा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई? अगस्त 1948 में, और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? होमी जहांगीर भाभा। तो नेक्स्ट है पंचशील सिद्धांत। तो पंचशील सिद्धांत के बारे में देखा जाए, वेरी इंपॉर्टेंट, पंचशील सिद्धांत क्या है, ये किन के बीच में हुआ था पंचशील सिद्धांत? तो मोस्ट इंपोर्टेंट, पंचशील सिद्धांत को यानी 5 आधारभूत सिद्धांतों को ही पंचशील के नाम से जाना जाता है, और ये
29 अप्रैल 1954 में चीन व भारत के मध्य एक समझौता हुआ था, जिसको पंचशील समझौते के नाम से जाना जाता है। तो इसमें 5 सिद्धांत हैं। एक तो प्रमुख रूप से है सभी देशों व अन्य देशों की क्षेत्रीय अखंडता व प्रभुसत्ता का सम्मान करना, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, अनाक्रमण न करना, परस्पर सहयोग व लाभ को बढ़ावा देना और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति का पालन करना। तो ये पंचशील के प्रमुख सिद्धांत हैं। तो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब करें। जय हिंद, जय भारत।